तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीरीज जीएसटी की बेसिक टू एडवांस। कल हमने देखा था कि आईटीसी का एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। इनपुट जो टैक्स क्रेडिट हम इनपुट टैक्स जो हम देते हैं वो हमारी आउटपुट लायबिलिटी को कैसे कम करता है। आज हम देखने वाले हैं कि सेक्शन 24 क्या कहता है। हमने सेक्शन 22 पढ़ा विच इज जो बताता है कि द पर्सन हु आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 बताता है द पर्सन हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। और सेक्शन 24 बताएगा कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 24 जो हमें बताएगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का ये मतलब है कि जो हमने सेक्शन 22 में पढ़े थे प्रोविजंस। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि 20 लाख पर ईयर टर्नओवर होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर, स्पेशल स्टेटमेंट 10 लाख होना चाहिए। वो उसके प्रोविजन काम नहीं करेंगे। डेट मीन्स अगर आपका टर्नओवर जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस कैटेगरी जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आप फॉल करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो पहला हेड इसमें क्या है? पहला हेड इसमें है इंटर स्टेट सप्लाई। हमारे पास जो सप्लाई होती है, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई या तो हमारे पास होगी इंट्रा स्टेट या होगी इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंटर मतलब वन स्टेट टू अनदर। अगर आप इंट्रा स्टेट कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है unless you cross the threshold limit of 20 lakhs or 10 lakhs as per section 22। बट इन केस अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेज रहे हैं, तो आपका टर्नओवर कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी देना पड़ेगा, चाहे आप ₹1 का सामान भी सप्लाई कर रहे हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे। दूसरा यहां पे आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है और एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब अगर ए की सप्लायर है मिस्टर ए और ये रिसिपिएंट है मिस्टर बी। मिस्टर ए इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मिस्टर बी इसको मनी देता है या कंसिडरेशन देता है, और इस मनी में वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी इंक्लूड होता है। तो अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो मिस्टर बी अपनी जीएसटी की लायबिलिटी मिस्टर ए पे शिफ्ट कर रहे हैं, एंड मिस्टर ए की लायबिलिटी बनती है कि जो ये जीएसटी लायबिलिटी है इसको आगे गवर्नमेंट को डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये तो है नॉर्मल केस। रिवर्स चार्ज केस में होता है, ये फॉरवर्ड केस का पार्ट है। रिवर्स चार्ज केस में मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। हम रिवर्स चार्ज आगे और आईटीसी के चैप्टर में और ब्रॉड में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू ये है कि मिस्टर ए तो गुड सप्लाई कर रहे हैं, अब मिस्टर गुड्स एंड सर्विसेज। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, ये जो मिस्टर बी होगा ये जो इसको मनी देगा, ये मनी देगा विदाउट चार्जिंग जीएसटी, विदाउट जीएसटी। और जो ये जीएसटी का पार्ट होगा इसका, जो उस गुड्स एंड सर्विसेज पे जो जीएसटी लेवी होगा वो जीएसटी डिस्पोज मिस्टर बी करेगा, ना कि मिस्टर ए। तो अगर एक ऐसा सप्लायर है जो रिवर्स चार्ज की ऐसी जो गुड्स ऐसी सर्विसेज में डील कर रहा है विच कम्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उसको भी
क्या लेना पड़ेगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। थर्ड आता है CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? सपोज करिए कि एक गुजरात में एक हैंडीक्राफ्ट वाला है। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट पे तो अभी छोड़ दो, हैंडीक्राफ्ट वाला ये थोड़ा एक्सेप्शन है। सपोज करो कि इसका क्लॉथ का बिजनेस है, ठीक है। अब क्लॉथ का बिजनेस है, ये क्या लगाते हैं, ये स्टॉल्स लगाते हैं, ठीक है। इनका व्यापार क्या है, ये रहते कहां है, ये रहते हैं गुजरात के। बट ये क्या करा इन्होंने, एक दिन इन्होंने देखा कि फेस्टिवल का टाइम है, नवरात्रों का टाइम है, इन्होंने एक स्टॉल लगाया बॉम्बे में। इनका जो बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज इन गुजरात, दैट इज इन गुजरात, बट इन्होंने ये स्टॉल लगाया बॉम्बे में। अच्छा, ये स्टॉल क्या होगा, 2 से 3 डेज के लिए होगा, ठीक है ना। अब ये एक क्या बात है, अगर ये दूसरी स्टेट में जा रहे हैं अपना बिजनेस करने और वहां पे ये बिजनेस करेंगे, भले ही इनके पास कोई GST ना हो, इनको इस केस में अगर ये दूसरी स्टेट में जाके अपनी सप्लाई कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इंटर स्टेट सप्लाई हुई। क्योंकि एक गुजरात का बंदा अगर बॉम्बे में जा रहा है, अगर स्टॉल लगा रहा है, चलो अगर वो डिस्प्ले ही करता है, एग्जीबिशन के लिए लगा रहा है, बाई चांस कोई मांगने आ गया कि भाई साहब मुझे ये क्लॉथ बहुत अच्छा लग रहा है आपका, मुझे ये परचेस करना है, तो क्या मना करेगा? क्या नहीं मना करेगा। बट अब इसमें यहाँ पे केस ही आता है, अगर ये गुजरात का बंदा दूसरी स्टेट में, मुंबई महाराष्ट्र में जो है, वहां पे जाके स्टॉल लगा रहा है और वहां पे अगर अपना गुड्स बेच रहा है, तो ये तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। और हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं उनके लिए भी क्या रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। फोर्थ आता है आपके पास NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई NRI, बाहर का बंदा जो पहले इंडियन था अब बाहर चला गया था, वो अगर इंडिया में आता है बिजनेस करने, तो क्या हम उसे मना कर देंगे कि भाई जाओ, आप पहले चले गए, आप बिजनेस नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। बट उनको अगर वो यहाँ पे आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इसके बाद आता है पर्सन लायबल टू चार्ज TDS और कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 51। इसका क्या मतलब है, इसको हम आगे और ब्रॉड में पढ़ेंगे ITC वाले चैप्टर में, बट यहाँ पे मैं सिंपल सा बता देता हूं, समझिए यहाँ पे कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर आप उनको अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि मुझे पैसा है ना, जो ये जो रेवेन्यू है, ये मुझे ना जल्दी चाहिए। तो क्या करती है, जो रेसिपिएंट है वो कुछ पार्ट TDS का काट देता है और कुछ पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी देने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेलर की देने की। तो ये उन केसेस में होता है जिसमें गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियां, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स क्या हो, वो लायबल हो टू पे TDS और टू कलेक्ट TCS। ठीक है, ये आगे हम ब्रॉड में और पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए से इतना ही रहने दीजिए। थर्ड है, सिक्स्थ है ISD, इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, सपोज करिए ये होते हैं एक हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हेडक्वार्टर अपनी जो ब्रांचेस है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। अच्छा, ये ब्रांचेस कैसे भी हो हमें इससे भी मतलब नहीं है, आगे हम और भी पढ़ेंगे, बिजनेस वर्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये डिस्टिंक्ट पर्सन भी हो सकते हैं, इससे भी अभी बात नहीं है। सपोज करिए हेडक्वार्टर है,
एक कंपनी का, उसकी 3 ब्रांचेस है, चाहे एक स्टेट में हो चाहे वो अलग अलग स्टेट में हो। हेडक्वार्टर क्या कर रहा है, इनको कैपिटल गुड्स भी प्रोवाइड करता है और इन्हें इन रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। तो ये हेडक्वार्टर से जो प्रोवाइड हो रही है ये सर्विसेज, इसको बोलेंगे हम क्या, इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है तो हम यहाँ पे गुड्स की बात नहीं करेंगे। अगर हेडक्वार्टर सर्विसेज दे रहा है ब्रांच अपनी ब्रांचेस को, तो इस हेडक्वार्टर को जीएसटी के लिए लायबल होना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो ये था 6th केस जो हमें बताता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर सेक्शन 24। अच्छा 7 है ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं चाहे वो 1 रुपए की भी सेल करें, उनको जीएसटी लेना जरूरी है। 4th होता है ओईडार। अच्छा ये ओईडार क्या होता है, ओईडीआर समझिए। ओईडार होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल। इसका सिंपल सा एग्जांपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम, उनको भी लेना जरूरी है। फिर आता है हमारे पास सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट। अगर आप अपनी सप्लाई ऑन बिहाफ, जैसे एजेंसी मॉडल होता है, ऑफ एजेंट कर रहे हो, तब भी आप लायबल हो जीएसटी के लिए। और लास्ट अदर नोटिफाइड एज पर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, नोटिफाई करती रहती है कि ये जो पर्सन है ये भी लायबल है किसके लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये था हमारा जीएसटी का सेक्शन 24 जो हमें बताता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 25 कवर जो हमें बताएगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर करेंगे सेक्शन 26 जो हमें बताएगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन।